प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथन है और आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई तकनीक पर गौर करने वाले हैं। डीनो V3 नाम का एक AI मॉडल है जी। और ये जंगलों को फिर से उगाने मतलब वन बहाली की निगरानी के तरीके में एक तरह से क्रांति ला रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। और खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये पर्यावरण शासन, प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर्स के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI। हाँ, WRI और मेटा। इन दोनों के बीच का ये एक प्रभावशाली सहयोग है। WRI तो दशकों से पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और उसे बहाल करने के लिए काम कर रहा है। हाँ, उनका वो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म भी तो है। जी हाँ, बिल्कुल, उसी के जरिए। उनका हालिया विश्लेषण तो काफी चिंताजनक था कि 2024 में हर मिनट लगभग 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर उष्णकटिबंधीय वन गायब हो गए। हाँ, वो आंकड़े वाकई बहुत गंभीर हैं। तो ऐसे में ये जो सटीक निगरानी की जरूरत है वो तो और भी बढ़ जाती है ना। निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ साथ जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए इसी विषय पर गहराई से बात करते हैं। WRI का काम पारदर्शिता पर तो केंद्रित है ही, पर असल में जमीन पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए बिल्कुल सटीक स्थानीय जानकारी वाला और कम लागत वाला डेटा चाहिए होता है। और यहीं पर डीनो V3 की भूमिका आती है। ये दरअसल मेटा का जो डीनो V2 फाउंडेशन मॉडल था उसी पर आधारित है। अच्छा। तो मेटा और WRI के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसका इस्तेमाल किया और दुनिया भर में पेड़ों की ऊंचाई मतलब कैनोपी हाइट का एक अभूतपूर्व डिटेल्ड नक्शा बनाया है। और इससे भविष्य के जो डेटा सेट होंगे उनकी सटीकता और भी बेहतर होगी। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़े पेड़ों के गायब होने पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो नए पेड़ उग रहे हैं उनकी निगरानी तो और भी मुश्किल होती होगी। सही पकड़ा आपने। खासकर जब वो इतने छोटे हों कि अंतरिक्ष से दिखना भी मुश्किल हो। बिल्कुल। और यही अगली चुनौती थी। मतलब स्थानीय स्तर पर जो वन बहाली हो रही है या कृषि वानिकी परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी निगरानी कैसे की जाए। हाँ। इसके लिए WRI ने अफ्रीका में छोटी परियोजनाओं को फंड करने के लिए टेरा फंड बनाया था। अब इन हजारों साइट्स पर पौधों की गिनती करना, वो कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब देखने के लिए उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जो बड़े पैमाने पर काम कर सके और जाहिर है किफायती भी हो। तो फिर डीनो V3 ने इसमें क्या मदद की, मतलब कैसे काम आया ये? देखिए, WRI के जो डेटा साइंस लीड हैं जॉन ब्रॉन्ट, उन्होंने मेटा के साथ मिलकर एक एल्गोरिथम विकसित किया। ओके। इसमें डीनो V3 का इस्तेमाल करके ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से अलग अलग पेड़ों की सटीक गिनती की जा सकती है। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया और टेराफंड परियोजनाओं की जो जियोस्पेशियल सीमाएं थीं उनके आधार पर मॉडल को ट्रेन किया। और नतीजे, क्या ये वाकई काम कर रहा है? नतीजे तो बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। शोधकर्ता अब एक छोटे से पौधे को रोपण के सिर्फ 8 महीने बाद ही पहचान सकते हैं। सिर्फ 8 महीने में? हाँ, और फिर इसके विकास पर लगातार नजर रख सकते हैं। और जो स्थानीय परियोजनाओं से जमीनी डेटा मिलता है उससे इस एल्गोरिदम के नतीजों की तुलना करके WRI ये पक्का कर सकता है कि कौन सी परियोजनाएं अपने लक्ष्य पूरे कर रही हैं। अच्छा। और फिर उन्हें आगे और फंडिंग के लिए सिफारिश कर सकता है। इसमें जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लग रही है वो ये कि डीनो V3 एक ओपन सोर्स मॉडल है। इसका मतलब क्या हुआ व्यवहारिक तौर पर? इसका मतलब यह है कि ये तकनीक सबके लिए उपलब्ध है। देखिए, पहले क्या होता था कि हर सैटेलाइट के लिए अलग कस्टम मॉडल बनाने पड़ते थे। हाँ, उसमें तो बहुत डेटा और मेहनत लगती होगी। बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा, फिर उसको अपने हिसाब से ढालना। डीनो V3 ने ये सब बदल दिया है। अब ये कई अलग अलग सैटेलाइट्स और ड्रोन इमेजरी पर डेटा विश्लेषण कर सकता है, वो भी बिना किसी खास कस्टम मॉडल के। अच्छा। जॉन ब्रॉन्ट खुद कहते हैं कि इससे उनका काम काफी आसान हो गया है। अब वो एक ही डीनो V3 बैकबोन इस्तेमाल करके अपने मॉडलिंग के तरीके को एक साथ ला सकते हैं। असल में ये एक तरह से संरक्षण तकनीक का लोकतंत्रीकरण है। मतलब अब छोटे स्थानीय संगठन भी इतने शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सटीकता का क्या, उसमें भी कुछ खास सुधार हुआ है? हाँ, काफी महत्वपूर्ण सुधार है। जैसे केन्या के एक इलाके में पेड़ की ऊंचाई मापने में जो औसत गलती डीनो V2 से होती थी वो करीब 4.1 मीटर थी। 4 मीटर से ज्यादा? हाँ, वो डीनो V3 के साथ घटकर सिर्फ 1.2 मीटर रह गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। जी, डीनो V2 की तुलना में ये 20% से भी ज्यादा सुधार है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अंतरिक्ष से किसी बढ़ते हुए बच्चे की ऊंचाई नापने की कोशिश कर रहे हों और हम कई फुट की गलती से हटकर कुछ इंच के अंदर सटीक होने तक पहुंच गए हैं। और ये डेटा वैश्विक कार्बन बजट को समझने और जो क्लाइमेट फाइनेंस गतिविधियां हैं उनकी निगरानी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये तकनीक न सिर्फ ज्यादा सटीक हुई है बल्कि ज्यादा सुलभ भी हो गई है। जैसे वो बेजोस अर्थ फंड की एमिली एवर्ना ने बताया कि केन्या में एक स्थानीय एनजीओ है। हाँ। वो अब सिर्फ एक लैपटॉप और करीब $10 के क्लाउड क्रेडिट से हाई रेजोल्यूशन वन बहाली मैप बना सकती है। ये तो वाकई संरक्षण के प्रयासों में एक बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से इससे बहाली की निगरानी भरोसेमंद और मापन योग्य बन जाती है। और ये भी दिखाता है कि जब परोपकार, निजी क्षेत्र और एनजीओ एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सही बात है। WRI अब अफ्रीका, ब्राजील और भारत में करीब $61 मिलियन के निवेश को इन तकनीकों से जोड़ रहा है। और सटीकता में जो ये सुधार हुआ है, इससे इन लेन देन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे छोटे संगठनों तक पैसा पहुंचने में और मदद मिलेगी। जरा सोचिए, इस तरह की सटीक रियल टाइम पर्यावरणीय निगरानी भविष्य में वैश्विक नीतिगत बहसों या फिर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों को कैसे बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और DNOv3 जैसे AI मॉडल संरक्षण की और कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। खैर, अगर ये चर्चा UPSC उम्मीदवारों और सामान्य जानकारी चाहने वालों के लिए उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न या विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। जी बिल्कुल। अगली चर्चा तक सीखते रहें।